हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ विद टाइटल ब्रिक्स एंड मल्टीपोलैरिटी, जो कि रेलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जीएस2 और पीएसआईआर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग आ चुके हैं। 2014 में जीएस2 में क्वेश्चन आया न्यू डेवलपमेंट बैंक और एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस डिस्कस करने के लिए। और पीएसआईआर में 2019 में पूछा जा चुका है राइजिंग पावर्स कैसे चैलेंज कर सकती हैं यूएस और वेस्टर्न डोमिनेंस इन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। 2016 में 20 मार्कर में क्वेश्चन आ चुका है कि कैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जी7 आर डिजाइन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ टीएनसी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस banks and investment firms in a new imperial age, substantiate with examples of governance of new world order। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेट करके अगर आज क्वेश्चन आएगा तो इसमें मल्टीपोलैरिटी, इकोनॉमिक मल्टीपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट वाइटल हो जाता है, जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था। य- यहाँ पर ऑथर ने डिस्कस किए हैं कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक बेसिस ऑफ मल्टीपोलैरिटी, जिसमें कि पहला है कि बाई 2018 पीपी पीपीपी टर्म्स में ब्रिक्स का शेयर ज़्यादा हो गया है जी7 से। न्यू मेंबर को अगर ऐड कर लें तो 35% और ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर का 32.2%, जो कि जी7 से ज़्यादा है 30%। और ग्रोथ रेट भी ब्रिक्स का ज़्यादा है 4 to 5% विजावी जी7, जो कि 1.5 और 2% है पर ईयर। दूसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, और गुड्स में भी वैरायटी ऑफ गुड्स, एक्सपेंसिव चीप, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड को डिपेंडेंट बनाता है डेवलपिंग वर्ल्ड पे। इसमें इन्होंने लिखा है विद एक्सेप्शन ऑफ जर्मनी मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड इज नेट बायर। इसमें थर्ड पॉइंट है कि आईएमएफ ने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसमें इन्होंने कंट्रीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक यूएस को सपोर्ट करने वाली, एक रशिया को सपोर्ट करने वाली, बेस्ड ऑन फैक्ट दैट यूएनएससी और यूएनजीए में किसने किसको सपोर्ट किया। तो इसमें इन्होंने देखा कि जो इस वाले ग्रुप का ट्रेड है, इन ग्रुप ट्रेड, और इस वाले इन ग्रुप का ट्रेड है, तो ये बढ़ा है विद इन दिस ग्रुप और विद इन दिस ग्रुप, और जो इंटर ट्रेड है वो उतना नहीं बढ़ा है। तो ये दिखाता है कि कैसे इन ग्रुपिज्म बढ़ रही है, जो कि अगेंस्ट है यूएस लेड इकोनॉमिक ऑर्डर के, जो कि बात करता है फ्री ट्रेड एक्सेट्रा की। एक इसमें पॉइंट है कि ब्रिक्स का कंबाइंड वोटिंग शेयर आईएमएफ में 17% है, यूएसए का 16.5% है। तो ब्रिक्स इन थ्योरेटिकली इस पोजीशन में है कि आईएमएफ में रिफॉर्म्स ला सके थ्योरेटिकली। और इसके बाद ब्रिक्स के चैलेंज डिस्कस किए हैं। इसमें एक तो है जो कि नैम से रिलेटेड भी था कि कंसेंसस नहीं है, सबके अलग नेशनल इंटरेस्ट हैं, तो कितना ये लोग एग्री कर पाएंगे इस चीज़ पे, ये देखने वाली बात होगी। और इट इज़ डिफिकल्ट टू एग्री ऑन फंक्शनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड दैट ऑफ कॉमन फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव ऑफ ब्रिक्स ढूंढा, सॉरी, ऑल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट ढूंढा जा रहा है। स्विफ्ट, जो कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज कह रही हैं कि वेस्टर्न कंट्री इसको वेपनाइज कर रही हैं। इंद्रानी बागची ने कहा है ये स्ट्रेटेजिक एरर है, स्ट्रेटेजिक एरर है ऑन द साइड ऑफ, ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट, वेपनाइज करना स्विफ्ट को, क्योंकि ये पुश करेगा अदर नॉन वेस्ट कंट्रीज को ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए, ये और पुश करेगा, तो ये यूएस के लिए ही लॉस है। फिर है कि अर्जेंटीना और सऊदी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो कि ज्वाइन करने वाली थी ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन एक पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम
अगर कोई डेवलप कर सकता है तो अभी के लिए ब्रिक्स है, और कजान समिट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड फर्दर डेवलपमेंट्स जो कि मोस्ट पोटेंशियली होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।